आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर एक आम बीमारी बन गई है जो करीब 3000 में से किसी एक प्रेग्नेंट वुमन को होती है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आज के इस मॉडर्न दौर में मेडिसिन और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि कैंसर का इलाज मुमकिन है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका होना खतरे को बढ़ा सकता है। तो आज बात होगी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना धवन बजाज। मैम, वेलकम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू तरन्नुम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120669384 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और सेहत से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर अर्चना, जैसे मैंने आज कहा शुरू में कि आज हम बात करेंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट कैंसर पता चलता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये कितना कॉमन है? जैसे आपने कहा तरन्नुम, 1 in 3000 मतलब हर 3000 प्रेग्नेंट लड़कियों में से कोई एक ऐसी होगी जिसको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होगा। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि कई बार ब्रेस्ट कैंसर की रियलिटी प्रेगनेंसी से एसोसिएट हो सकती है, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर भूल जाता है। वो ब्रेस्ट लंप है, यंग एज ग्रुप है। ज़्यादातर जब लड़कियां हमारे पास आती हैं प्रेगनेंसी में लंप के साथ, हमारी टेंडेंसी होती है कि गैलेक्टोसील बन गई, दूध इकट्ठा हो गया, बिनाइन लंप है, नॉर्मल लंप है, इस तरह से हम भी कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना और मानना कि प्रेगनेंसी के साथ ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और यंग एज ग्रुप में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। आजकल काफ़ी केसेस देखने को आ रहे हैं जो कम एज में भी होते हैं। और स्पेशली इस दौर में, इस टाइम पे जब लड़कियों ने ज़्यादातर कैरियर पे फोकस करते हैं या पढ़ाई ख़त्म करते हैं, शादी देर से होती है, बच्चे देर से प्लान होते हैं, तो ये 32 से 38 का जो एज ग्रुप है, जिसमें पहले कम बच्चे पैदा होते थे, अब इस एज ग्रुप में बहुत लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं। अच्छा। और ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होने का कॉमनेस्ट एज ग्रुप इन प्रेग्नेंट वुमेन भी 32 से 38 ईयर्स का ही है। अच्छा। तो हायर एज ऑफ प्रेगनेंसी के साथ साथ ये एसोसिएशन, या जिसे हम टिपिकली PABC कहते हैं, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर, ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। जी, अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो ये प्रेगनेंसी के बाद ही दिखाई देने लगते हैं या इससे पहले भी मालूम चल जाता है मरीज को? क्लासिकली तो ये प्रेगनेंसी के बाद ही मालूम होने चाहिए, तभी वो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर है। पर बाय डेफिनेशन जो ब्रेस्ट कैंसर या तो प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में मिले, या प्रेगनेंसी के 1 साल के अंदर के जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है 1 साल का, जैसे डिलीवरी से 1 साल के पीरियड के अंदर कोई ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो, तो उसको PABC बोलते हैं। तो बाय डेफिनेशन ये वही कैंसर्स हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के इमीडिएटली बाद डिटेक्ट होते हैं। कॉमनेस्ट सिम्टम लंप होता है। यूजुअली प्रेग्नेंट लड़की या कोई भी लड़की फॉर दैट मैटर, ब्रेस्ट कैंसर का कोई भी सिम्टम यूजुअली लंप होता है। लंप के अलावा ब्रेस्ट से डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, पस फिल्ड डिस्चार्ज, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, कभी कभी ग्रीनिश डिस्चार्ज, इस तरह का कोई भी डिस्चार्ज हो, कोई लंप आपको फील हो, या ब्रेस्ट के ऊपर की जो स्किन होती है वो टिपिकली संतरे के छिलके जैसी हो जाए, जिसको प्यूरी ऑरेंज बोलते हैं, ऐसे कुछ भी सिम्टम्स हो, या आपको ब्रेस्ट में सडनली पेन होने लगे, आपको लंप ना भी फील हो और पेन हो, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर इसके बारे में डिस्कस कर लें। क्योंकि प्रेग्नेंट लड़कियों में क्या होता है, ब्रेस्ट की ग्लैंडुलैरिटी बढ़ जाती है और वाटर रिटेंशन भी ब्रेस्ट में बढ़ जाती है। तो ऐसे में कई बार एक टिपिकल लंप नहीं फील होता। अच्छा। एक वेग सा सिम्टम, दर्द है, हैवीनेस है, कुछ वेग सी गिल्टी फील हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स भी बहुत सी लड़कियों में होंगे, और उनको अगर इग्नोर करें तो कई बार ब्रेस्ट कैंसर मिस किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको सिम्टम लगे तो उसको एड्रेस करना चाहिए। दूसरा, एक रूल ऑफ थंब है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फर्स्ट विजिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पे आजकल ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन इंक्लूड करना एक वाइज ऑप्शन है। और मुझे लगता है कि ये हर एक गायनेकोलॉजिस्ट के उसमें मैनेजमेंट स्कीम में होना चाहिए कि आप फर्स्ट विजिट पे या फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे ब्रेस्ट एग्जामिन करें मरीज की। जी। इससे
चांसेस आर कि अर्ली डिटेक्शन अगर होनी हो तो हो जाएगी। दूसरा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड टेक्निक है बट अ वेरी वेरी यूजफुल टेक्निक। या हर लड़की को, प्रेग्नेंट ही नहीं, नॉन प्रेग्नेंट, एल्डरली, हर लड़की को ये पता होना चाहिए कि उसको टाइम टू टाइम अपनी ब्रेस्ट एग्जामिन करनी है। किस तरह से करनी है, दोनों ब्रेस्ट शीशे के आगे खड़े होकर एक्सपोज करके अपर टॉर्सो को। इस तरह से एक किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ये दायित्व है कि ये आप एजुकेट करें अपने हर मरीज को। जी, ये क्या जेनेटिक भी हो सकती है? एब्सोल्युटली। यंगर एज ग्रुप में इनफैक्ट ये प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर का काफ़ी इंसिडेंस जेनेटिक होता है, क्योंकि ये यंगर एज ग्रुप में है। जी। ओल्डर एज ग्रुप में एसोसिएशन कम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होती है। तो किसी भी प्रेग्नेंट लड़की को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो हमें उसको BRCA जीन की डिटेक्शन ऑफर करनी चाहिए। BRCA इज अ जीन विच इज टिपिकली एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कोलोनिक एंड एसोसिएटेड कैंसर्स। तो वो जेनेटिकली प्री डिटर्मिन्ड है, इसलिए वो ऑफर होना चाहिए पेशेंट को कि आप अपना BRCA जीन टेस्ट करवाएं। जी। अच्छा, जैसे इसमें कीमोथेरेपी होती है, कई सारी और थेरेपीज़ होती हैं, तो अगर आप ब्रेस्ट कैंसर प्रेग्नेंट है और आपको ब्रेस्ट कैंसर है, ये सारी चीज़ें करवाते हैं, ये जांच आप करवाते हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं गलत बच्चे पर भी हो सकता है? सबसे पहला तो सवाल ये है कि ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उसकी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। प्रेग्नेंट लड़की में जो एक सेफेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो अभी भी सर्जरी रहती है। हाँ। सर्जरी या तो मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी या लंपेक्टमी, जो भी अप्रोप्रिएट हो, सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, इन सब की एक टीम हो जो पेशेंट को असेस करे। और मेन स्टे मुझे मतलब आई वुड से अभी भी सर्जरी है। और सर्जरी वैसे तो किसी भी ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट सेफ्टी, पर सेफेस्ट वुड बी द सेकेंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि चांसेस ऑफ कोई एबनॉर्मेलिटी बच्चे में एनेस्थीसिया की वजह से आए या लेबर इंड्यूस हो, इन सब चीज़ों के चांसेस सबसे कम होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एनेस्थीसिया के रिस्क थोड़े ज़्यादा होते हैं, मिसकैरेजेस के रिस्क ज़्यादा होते हैं। लास्ट ट्राइमेस्टर में प्री टर्म लेबर के, समय से पहले डिलीवरी होने के, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के, इन सब चीज़ों, प्लेसेंटल एक्सीडेंट्स के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं विद एनेस्थीसिया। तो सबसे सेफ पीरियड ऑफ कोर्स सेकेंड ट्राइमेस्टर है, पर अगर पेशेंट के लिए ज़रूरी है और लाइफ थ्रेटनिंग है तो आप किसी भी ट्राइमेस्टर में सर्जरी ऑफर कर सकते हैं। अच्छा। सर्जरी के बाद फिर आगे क्या, कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, रेडिएशन की ज़रूरत है, या हार्मोन थेरेपी की ज़रूरत है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑप्शन रिक्वायर्ड, कीमोथेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट है, स्पेशली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। जी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स बच्चे की डेवलपमेंट इफेक्ट कर सकती हैं, तो वो ऑब्वियसली ऑफर नहीं होती फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में कीमोथेरेपी की ड्रग्स यूज़ की जा सकती हैं। काफ़ी सारी स्टडीज़ कहती हैं कि ये ड्रग्स बच्चे को कोई खास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट करती है, इफ एट ऑल एनी। तो माँ के लिए लाइफ सेविंग है और बच्चे को कोई नुकसान नहीं दे रही, तो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में कीमोथेरेपी यूज कर सकते हैं। रेडिएशन और हार्मोन थेरेपी प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं है। उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप डिलीवरीज के करीब हैं तो पेशेंट को डिलीवर कर लें समय से और तब ये ऑप्शंस ऑफर करें। और यूजुअली कहते हैं कि ब्रेस्ट की सर्जरी से 6 हफ्ते के अंदर अगर आप मतलब फ्रॉम एनी टाइम फ्रॉम सर्जरी टिल 6 वीक्स अगर आप रेडिएशन ऑफर कर रहे हैं, तो वो 6 वीक्स का डिले पेशेंट के इलाज में कोई नुकसान नहीं करता, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या ट्रीटमेंट को किसी भी तरह से डेटर नहीं करता। तो वो ऑफ कोर्स जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट टीम है या गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो मिलके इसका एक सिस्टमैटिक तरीका बना लेंगे कि माँ भी सेफ रहे और बच्चा भी सेफ रहे। कीमोथेरेपी यूजुअली 35 हफ्ते के बाद रिकमेंडेड नहीं होती। अच्छा। उसकी वजह ये होती है कि वाइट सेल काउंट, प्लेटलेट काउंट, ये सब फॉल करने लगते हैं, रेड सेल थोड़ा अनीमिया होने लगता है। तो माँ और बच्चे दोनों के लिए ये थोड़ा रिस्की हो सकता है कि क्योंकि 35 हफ्ते के बाद थियोरेटिकली स्पीकिंग कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो अगर लेट ट्राइमेस्टर में हैं आप और आपने कीमो देनी है तो इट माइट एक्चुअली बी अ गुड आइडिया कि बच्चे को समय से डिलीवर कर लें। थोड़ा प्रीटर्म भी बच्चा अगर डिलीवर करना पड़े तो आजकल विद वेरी गुड अवेलेबल न्यूनेटल यूनिट्स
इनफैक्ट अब तो 28 हफ्ते जैसे ही प्रेगनेंसी के क्रॉस होते हैं हम वी हैव अ साई ऑफ रिलीफ कि चलो अब बच्चा हर हाल में चाहे जल्दी डिलीवर हो चाहे लेट डिलीवर हो घर पहुंचेगा, माँ बाप के हाथ में आएगा बच्चा। तो अगर किसी को कीमोथेरेपी देनी है पड़ी है एंड यू फील कि हम ऐसे समय में हैं कि हम बच्चा थोड़ा जल्दी डिलीवर करके माँ को एक बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हर कैंसर ट्रीटमेंट, तो वो ऑप्शन भी है। जैसे आपने बताया कि इसका जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन है वो यही है कि या तो आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं या फिर कीमोथेरेपी। इसके अलावा अगर हम और सेफ ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई और ऑप्शन भी है? ब्रेस्ट कैंसर के लिए इससे ज़्यादा साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं है। दो आई एम श्योर एक ऑन्कोलॉजिस्ट शायद इसको मुझसे बेटर बता पाए, पर सर्जरी मेन स्टे है और सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी के दौरान कीमोथेरेपी मेन स्टे है। उसके अलावा रेडिएशन और हार्मोन्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर आफ्टर द डिलीवरी। ये ज़रूर है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कई बार होता है कि आपको जस्ट पता ही चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और ब्रेस्ट में लम्प फील हुआ एंड यू गो टू अ डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड हुआ या FNAC हुई, पता चला कैंसर है, उस टाइम पे टर्मिनेशन ऑफर मरीज को की जा सकती है, वो लेना चाहे या नहीं लेना चाहे, दैट इज हर कॉल। पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद तो टर्मिनेशन का कोई खास रोल रहता भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे हम नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करें तो इसमें ख्याल तो रखा ही जाता है, कहा जाता है एक्सरसाइज करें, डाइट का ख्याल रखें, अपनी लाइफस्टाइल जो है उसे चेंज करें। तो अगर किसी को प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो उसको कितना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा? प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैंसर अगर आपको डिटेक्ट हुआ है, आपकी सर्जरी हुई है, तो ऑब्वियसली आपको सर्जरी से रिकूप करने के लिए मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एक तो फैमिली की सपोर्ट चाहिए, मेडिकल सपोर्ट चाहिए, और प्लस आप एक बारी आपने अपने आप को यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि आई एम लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन। एक बीमारी थी वो निकल गई और अब मैं अपनी प्रेगनेंसी को उसी तरह एंजॉय करूंगी जैसे कोई और लड़की एंजॉय करती है। या ठीक है, एक दिल में डर था कि कैंसर था पर अब वो निकल गया है और ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी अ टर्मिनल कैंसर। तो उस हिसाब से शारीरिक और फिजिकल कोपिंग के साथ साथ मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और एक ये मानना कि मैं ठीक हो जाऊंगी और ठीक हो गई हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा डाइट का ख्याल तो रखना ही है, स्पेशली अगर आपको कीमोथेरेपी मिल रही है। कीमोथेरेपी के साथ नोजिया, डिस्कम्फर्ट, डिहाइड्रेशन, हेयर लॉस, बड़ी सारी चीजें होती हैं जो एक लड़की को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक तो प्रेगनेंसी का हार्मोनल चेंजेस, लेटर प्रेगनेंसी की डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, सांस लेना थोड़ा मुश्किल, चलना फिरना अनविल्डी हो जाता है। तो ऐसे में अपनी डाइट का कुछ हद तक अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना, एक्सरसाइज, इसके अलावा ना वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी भी यंग लड़की को अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाए वो उसके लिए और परिवार के लिए एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर बन जाता है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी और ये डर कि माँ को नुकसान, बच्चे को नुकसान, तो ऐसे में फैमिली की सपोर्ट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सपोर्ट, हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट ग्रुप्स का सिस्टम नहीं है, बट वर्ल्ड वाइड प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर के जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं या जो मरीज हैं उनके लिए सपोर्ट ग्रुप्स हैं, और शायद इंडिया में भी धीरे धीरे एज दिस एंटिटी इज बिकमिंग मोर कॉमन सपोर्ट ग्रुप्स शुरू हो जाए, या जहाँ लोग जो ऑलरेडी इस दौर से गुजर चुके हैं, अपना इलाज करा चुके हैं, वो दूसरों को काउंसिल करें, या जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो एक दूसरे को काउंसिल करें। क्लिनिक के काउंसलर्स, डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, जो ऑन्कोलॉजी ट्रेन्ड नर्सेज हैं, ये सब बहुत यूजफुल लोग हैं इस एंटिटी को कोप करने के लिए। जी, आपके पास तो इससे रिलेटेड बहुत सारे मरीज आते होंगे, तो आप क्या देखती हैं कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं क्या वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं पेशेंट को? फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। एक तो ना बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, 3000 में एक ऑब्वियसली इज नॉट कि हर दूसरा मरीज इस बीमारी से आ रहा है, पर जिनको हो जाती है उनके लिए इट इज़ अ वेरी बिग ब्लो। तो फैमिली की सपोर्ट ज़रूरी भी होती है, और मैं देखती हूँ आजकल इन लॉज, मदर इन लॉज जो प्रोबेबली हु आर द वंस हु डोंट सपोर्ट, आजकल सिनेरियो बदलता जा रहा है। लड़कियां
अपने घर वालों के साथ आती हैं, फैमिली की काउंसलिंग होती है, फैमिली इज़ प्रिपेयर्ड मेंटली कि क्या एक्सपेक्ट करें और क्या नहीं करें, कब कौन सी दवा बच्चे को नुकसान दे सकती है, नहीं दे सकती, इस सब में यूजुअली पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है और अच्छी केयर करते हैं लड़कियों की। डॉक्टर अर्चना, जैसे आप बता रही थी कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी औरत को, किसी लड़की को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। जैसे बीच में आपने बात कही कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन की अगर हम बात करें तो इसका कहीं ना कहीं बच्चे पर जो है बुरा असर तो होता ही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे मैंने कहा कि कीमोथेरेपी देते ही नहीं है, वी वेट फॉर द सेकेंड ट्राइमेस्टर, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में साइड इफेक्ट्स नेग्लिजिबल होते हैं। काफ़ी स्टडीज़ ने कंक्लूड किया है, हालांकि दिस इज़ रिलेटिवली अ न्यू एंटिटी, पर फिर भी काफ़ी स्टडीज़ ने कंक्लूड किया है कि जो कॉमन कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं मोस्ट ऑफ देम विल बी सेफ फॉर यूज़ इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सिवाय जैसे हमने अभी बात की थी कि 35 वीक्स प्रेगनेंसी के मतलब 9th मंथ शुरू होने के बाद कीमोथेरेपी अवॉइड करें, पर से 14-15 हफ्ते से लेकर तकरीबन 32-33 हफ्ते तक ये दी जा सकती है। इनफैक्ट एक पेशेंट थी 28 ईयर ओल्ड लड़की जिसको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। अच्छा। पता चला हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। वी डिस्कस दी ऑप्शन की टर्मिनेशन वर्सेस कंटिन्यूएशन एंड ऑब्वियसली शी डिसाइडेड कि वो कंटिन्यू करेंगी। तो उनकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में सर्जरी हुई, मॉडिफाइड मैस्टेक्टमी, और उसके बाद आई थिंक ऑलमोस्ट डिलीवरी से पहले शायद उनको 4 साइकिल कीमोथेरेपी मिली। और अब विद गॉड्स ग्रेस बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं। माँ ऑफ कोर्स अब आगे का अपना ट्रीटमेंट कर रही हैं, पर बच्चा बिल्कुल सेफली डिलीवर हुआ। आई थिंक वी डिलीवर्ड द बेबी एट अराउंड 34-35 वीक्स। अच्छा। और ठीक ठाक दोनों चल रहे हैं। तो ये लड़की बड़ी एक मतलब शी इज़ एन इंसेंटिव फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स, क्योंकि उसको बिल्कुल शायद दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली डिटेक्ट हुई। अच्छा। उसको ब्रेस्ट लंप था और प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट साइड बाय साइड डिटेक्ट हुई। इनफैक्ट उस टाइम पे ये मैमोग्राफी करें नहीं करें और क्या ट्रीटमेंट क्या इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटी यूज़ करें, तो ऑब्वियसली जैसे मैमोग्राम अवॉइड करते हैं वैसे ही यंग लड़कियों में अवॉइड करते हैं, प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही अवॉइड करा। हाँ। तो अल्ट्रासाउंड से सस्पिशियस लंप लगा, फिर फाइन नीडल एस्पिरेट किया तो कंफर्म हुआ, और उसके बाद फिर सर्जन्स टुक ओवर और उन्होंने उसकी सर्जरी करी एंड दे डिड अ वेरी गुड जॉब फॉर हर। तो इस तरह से ये है कि अगर टाइमली पता चल जाए तो अब तो हर तरह की सेफ मोडालिटीज़ भी अवेलेबल है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में MRI बिल्कुल सेफ होता है, तो ब्रेस्ट का MRI भी किया जा सकता है डायग्नोसिस के लिए। तो हर तरह की नीड के हिसाब से, टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के हिसाब से डायग्नोस्टिक मेथड और ट्रीटमेंट दोनों टेलर किए जा सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है तेलंगाना से, सलमा बेगम। हेलो 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 जी सलमा, बताएं क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मेरी सर्जरी हुई, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, वो ब्रेस्ट की सर्जरी कर दिए, निकाल दिए, कीमोथेरेपी दिए 6 और रेडिएशन हो गए 25 सब हो गए। अब मैं फैमिली प्लानिंग नहीं कराई तो आगे मैं बच्चे के बारे में सोच सकती हूँ नहीं, इससे मेरे को या बच्चे को कुछ खतरा है? ये पूछना था। मैं आपका सवाल समझ रही हूँ कि आप कीमोथेरेपी और रेडिएशन ले चुकी हैं और आप ये जानना चाहती हैं कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए या नहीं। डिपेंड करता है कि कितनी ड्यूरेशन निकली है आपको कीमोथेरेपी और रेडिएशन मिले, और अभी आपका ओवेरियन फंक्शन किस तरह से है। अगर समय काफ़ी निकल चुका है और आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, और अगर आपका एग रिजर्व इंटैक्ट है तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं, प्रोवाइडेड आप टेमॉक्सिफेन वगैरह ऐसी किसी ड्रग पे नहीं है। तो ये आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से एक बारी डिस्कस कीजिए। देयर आर पेशेंट्स हु आर नाउ कमिंग फोर्थ जिनको ब्रेस्ट कैंसर के बाद वंस द ट्रीटमेंट इज ओवर दे हैव बीन एडवाइज्ड बाय देयर ऑन्कोलॉजिस्ट कि दे कैन गो अहेड। ऑफ कोर्स कितनी ड्यूरेशन उनको टेमॉक्सिफेन मिल रही, बिकॉज टेमॉक्सिफेन ऑफ कोर्स हम प्रेगनेंसी के साथ नहीं यूज कर सकते, और टेमॉक्सिफेन काफी कॉमनली यूज ड्रग है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये एक बार आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मशवरा कर लीजिए। बाकी इनकी कंडीशन में तो खैर अब ये ऑलरेडी इलाज कर चुकी हैं, बट फॉर अदर यंग गर्ल्स जिनको अनफॉर्चुनेटली अगर प्रेगनेंसी होने से पहले या फैमिली प्लान करने से पहले कोई कैंसर डिटेक्ट होता है
तो एग्स फ्रीज करने की ऑप्शन है। आप किसी भी अपने एरिया के अच्छे फर्टिलिटी क्लिनिक पे जाकर अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस कर लीजिए। प्री ट्रीटमेंट मतलब कीमो मिलने या रेडिएशन मिलने से पहले आप अपने oocytes, अगर आप मैरिड हैं तो एम्ब्रियोज, और अगर अनमैरिड हैं तो आप अपने oocytes फ्रीज कर सकती हैं। तो इनके लिए ऑफ कोर्स ये सिचुएशन अब नहीं अप्लाई करती, पर बाकी यंग लड़कियों के लिए ये अप्लाई भी करती है। और इनफैक्ट आई थिंक हर ऑन्कोलॉजिस्ट या हर गुड ऑन्को यूनिट विल ऑलवेज डिस्कस दिस ऑप्शन विद द पेशेंट। अगर आपकी एज कम है, बच्चे नहीं हुए हैं अभी या शादी ही नहीं हुई है अभी, तो ये आप बायोलॉजिकली सारी ट्रीटमेंट के बावजूद अपना बच्चा कर सकते हैं, आप अपने अंडे फ्रीज करवा सकती हैं। जी, क्या ट्यूमर के साइज पर भी डिपेंड करता है कि इलाज का तरीका क्या हो? बिल्कुल, ट्यूमर के साइज पे, टाइम ऑफ डिटेक्शन पे, टाइप ऑफ ट्यूमर पे, अच्छा, जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, HER2 रिसेप्टर्स होते हैं, वो उनके डिटेक्शन पे, इन सब चीज़ों पे, प्रोग्नोसिस भी, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट भी, सब कुछ डिपेंड करता है। तो एक ब्लैंकेट ट्रीटमेंट कभी भी किसी कैंसर का नहीं हो सकता। हर एक कैंसर के लिए, हर सिचुएशन के लिए ट्रीटमेंट हिसाब से कि उम्र क्या है, डिटेक्ट कब हुआ, साइज क्या है, मेटास्टेसिस हुआ या नहीं हुआ। इनफैक्ट द मोस्ट ड्रेडेड सिचुएशन वुड बी कि अगर ब्रेस्ट कैंसर के साथ कोई मेटास्टेटिक लीजन विद प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि चेस्ट की एक्सरे तो फिर भी ली जा सकती है प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल शील्ड रख के, पर बहुत सारे जैसे लिवर की पैथोलॉजी है अगर, तो आप उसमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं। या बोन में जहाँ अक्सर ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होता है, उसके लिए आप प्रेगनेंसी में सिर्फ MRI यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो वो टारगेटेड स्कैनिंग होती है डाई दे के या थैलियम, टेक्नीशियम, ये सब मेटल्स दे के करते हैं, वो सब प्रेगनेंसी में आप नहीं कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस, डिटेक्शन, ये सब चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती जाती हैं, पर ये ज़रूर है कि हर एक चीज़ के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो डिमोरलाइज होना या परेशान होना कि अब कैंसर डिटेक्ट हो गया तो अब इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड या इट्स अ डेड एंड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो बातें आप बता रही हैं, शायद यही वजह है कि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होना, इसका पता लगाना इतना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ब्रेस्ट थोड़ी एनलार्ज हो जाती है, ग्लैंडुलैरिटी बढ़ जाती है, मिल्क सिक्रीशन स्पेशली लेटर ट्राइमेस्टर्स में वाटर रिटेंशन हो जाती है, डक्ट्स जिनसे लैक्टिफेरस डक्ट्स प्रिडोमिनेट करने लगती हैं, तो बड़ी बार डिटेक्शन मुश्किल हो जाती है। जो सिंपलर कंडीशंस होती हैं प्रेगनेंसी में, गैलेक्टोसील वगैरह, वो सोच के देर हो जाती है डिटेक्शन में। तो अपने आप मतलब एक डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी, दोनों को इस चीज़ के लिए अवेयर होना होगा कि ये पॉसिबिलिटी भी है। हालांकि ये नहीं कि हर एक को जिसको लंप होगा प्रेगनेंसी में उसको कैंसर ही होना है, बट डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए जी, क्योंकि ये एक सीरियस एंटिटी है, मगर इसका इलाज बिल्कुल अच्छी तरह से किया जा सकता है, अच्छी तरह से करना चाहिए बिल्कुल, और माँ और बच्चा दोनों एब्सोल्युटली सेफ बिल्कुल निकाले जा सकते हैं जी। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर में प्रेगनेंसी के बाद क्या बच्चे को फीड कराया जा सकता है, सेफ है? यूजुअली अगर आपको कीमोथेरेपी या रेडिएशन या कुछ ऐसा मिल रहा है तो नहीं करना चाहिए ब्रेस्ट फीड। अच्छा, क्योंकि मिल्क में सिक्रीट भी होता है, फिर प्लस ब्रेस्ट जो मिल्क दे रही, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम ब्रेस्ट का कॉन्टूर चेंज हो जाता है, तो उसके साथ दवाई का असर बदल जाता है, रेडिएशन का इफ़ेक्ट कम हो जाता है, तो आइडियली तो नहीं देना चाहिए। हालांकि मे बी कोई एक स्ट्रे केस ऐसा हो सकता है जिसमें से लंपेक्टमी हुई है, आप कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट से फीड फिर भी कर सकते हैं, बट द रिकमेंडेशन नॉर्मली वुड बी कि ना करें ब्रेस्ट फीड जी। डॉक्टर अर्चना, आप हमारे स्टूडियो में आई और इस टॉपिक से जुड़ी हुई इतनी अहम जानकारी आपने हमें दी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।